तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि यूक्रेन और रशिया के इस लड़ाई में वेस्ट के देशों की तरफ से यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियारों का सप्लाई किया जा रहा है, जिनमें शोल्डर फायर सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब जेवलिन जैसे मिसाइल से शुरू करके कई तरीके के वेस्ट के द्वारा निर्माण किया हुआ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी शामिल है। पर दोस्तों ये बात भी सही है कि यूक्रेन को चाहे वेस्ट की तरफ से कितने भी इस तरीके के हथियारों का सप्लाई किया जाए, लेकिन इससे रशिया को रोक पाना नामुमकिन है। इन हथियारों के द्वारा रशिया को यूक्रेन नुकसान तो पहुंचा पा रहा है, लेकिन ये हथियार कभी भी ये इंश्योर नहीं कर सकता है कि यूक्रेन रशिया के खिलाफ जीत हासिल कर सके। और अब इस बीच में खबर ये आ रहा है कि यूक्रेन इन हथियारों को इतना तेज रफ्तार से इस्तेमाल कर रहा है कि वेस्ट के देश चाहते हुए भी तय समय पे इन हथियारों की जगह को भर नहीं सकेगा। मतलब इन हथियारों के आवश्यकताओं को ना पूरा कर सकेगा और ना ही जो हथियार यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है उसकी जगह को पूर्ति कर सकेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कितने तेज रफ्तार से यूक्रेन के द्वारा वेस्ट की तरफ से सप्लाई किया हुआ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है और यूक्रेन को हर दिन कितने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का आवश्यकता है ताकि वो रशिया को टक्कर दे सके और रशिया के इन्वेजन को धीमा कर सके। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों ब्रिटिश मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन जिस दर से मिसाइलों को इस्तेमाल कर रहा है वो असल में वेस्ट के देशों की तरफ से प्रोड्यूस किया हुआ मिसाइलों के दर के मुकाबले में काफी अधिक है। मतलब वेस्ट के देश कुल मिला के हर दिन जितने मिसाइलों को निर्माण कर रहा है उससे काफी अधिक मिसाइल तो एक ही दिन में यूक्रेन खर्चा कर दे रहा है। और दोस्तों इस वजह से ब्रिटिश मीडिया का कहना है कि लड़ाई अगर लंबे तक चलता है तो ये कालांतर में रशिया के लिए अधिक फायदेजनक होगा। 23 मार्च के दिन ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन की तरफ से एक आर्टिकल छापते हुए बताया गया कि ये जो यूक्रेन और रशिया का लड़ाई है ये 1 महीना होने को है और इस 1 महीने में दोनों देशों की तरफ से ही एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ तरीके से हमले किए गए, जिनमें दोनों देशों के ही हथियारों का भंडार एक तरीके से खाली हो चुका है और दोनों देशों के ही सप्लाईज भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ब्रिटिश मीडिया के इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि यूक्रेन के दावे के मुताबिक रशिया के जो हथियारों का भंडार है वो लगभग समाप्त हो चुका है और रशिया के पास 3 दिन तक लड़ाई लड़ने के हथियार बचा हुआ है। जबकि यूक्रेनियन साइड का ये भी क्लेम है कि उसके भंडार का भी एयर डिफेंस मिसाइल और एंटी टैंक मिसाइल के भंडार अब समाप्त होने की तरफ है और सप्लाई चेन में आए बाधा की वजह से ये यूक्रेन के लिए और भी चिंताजनक विषय बना हुआ है। पर ब्रिटिश मिलिट्री एक्सपर्ट का मानना है कि दोनों देशों की तरफ से ही हथियारों के भंडार को लेके बातों को छुपाया जा रहा है, जिसके पीछे मेन कारण है ऑपरेशनल और सिक्योरिटी रीजन। पर दूसरी तरफ ब्रिटिश मीडिया की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि वेस्ट के देशों के पास भी फिलहाल हथियारों के सप्लाई को लेके इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि वो रशिया के खिलाफ यूक्रेन के गवर्नमेंट और यूक्रेन के ट्रूप्स को सही ढंग से समर्थन कर सके। दोस्तों 24 तारीख को जो नेटो के देशों का एक समिट हुआ उसके पहले संध्या में यूक्रेन के तरफ से वेस्ट के देशों के सामने हथियारों के सप्लाई का बात को रखा गया। मतलब यूक्रेन चाहता है कि वेस्ट के देश बराबर हथियारों का सप्लाई करे, जबकि उसी दरमियान यूक्रेन को ब्रिटेन की तरफ से वादा किया गया 5000 मिसाइलों का भी सप्लाई किया गया। दूसरी तरफ फोर्ब्स के रिपोर्ट के मुताबिक जब से रशिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर हमला किया गया है तब से ही ये जो शोल्डर फायर मिसाइल, खास करके शोल्डर फायर सरफेस टू एयर मिसाइल और शोल्डर फायर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का चाहत काफी बढ़ गया है। और लड़ाई के दरमियान वेस्ट के पास जितने भी आर्सेनल था या फिर कहे तो जितने भी हथियारों का जमावड़ा था वो अब एक तरीके से समाप्त हो चुका है। दूसरी तरफ यूक्रेन के पास भी जो 17,000 फायर एंड फॉरगॉट ऐसे मिसाइल था वो भी लगभग समाप्त हो चुका है। और दूसरी तरफ यूक्रेन जिस रफ्तार से इन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है वो फिलहाल वेस्ट के देशों के द्वारा ऐसे हथियारों के निर्माण के रफ्तार के मुकाबले में अधिक है। जबकि रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि रशिया भी कई तरीके के लॉजिस्टिक के बाधा को भुगत रहा है और एक तरीके से इस कारण रशिया के तरफ से जो कीव और खार्किव को दोनों को ही एक साथ दक्षिण और पूर्व दिशा से घेरने का इरादा था उसे भी छोड़ना पड़ा। गार्डियन की तरफ से अपने रिपोर्ट में रशिया के एक महत्वपूर्ण असुविधा के बारे में भी जानकारी दिया गया, जिसे बेस करके बताया जा रहा है कि अगर यूक्रेन इस मौके का फायदा उठाने का प्रयास करेगा तो कीव के उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित इरपिन एरिया के ऊपर यूक्रेन आसानी से हमला कर सकेगा। और अगर इस एरिया में बना हुआ मेन डैम किसी तरीके से तबाह हो जाता है तो इस एरिया में एक तरीके से फ्लड जैसे सिचुएशन का भी संभावनाएं हैं। दोस्तों कुछ रिपोर्टों में सजेस्ट किया जा रहा है कि अगर यूक्रेनियन मिलिट्री की तरफ से जिन रिपोर्टों का दावा किया जा रहा है उसमें अगर सच्चाई है, मतलब यूक्रेन जो इरपिन के ऊपर काउंटर स्ट्राइक करने का प्लान बना रहा है उसमें अगर किसी तरीके का सच्चाई है तो ये रशिया के सप्लाई को काफी हद तक बाधित कर सकता है और रशिया के लिए भविष्य में चिंता का विषय बन सकता है। जबकि दूसरी तरफ ये भी रिपोर्ट है कि अभी तक सप्लाई चेन में इतने बड़े बाधा नहीं आने के बावजूद रशिया की तरफ से कीव के जो घेराबंदी है उसे सुधारा नहीं जा सका और जिस तरीके से इस घेराबंदी के बावजूद रशिया के ट्रूप्स के हताहत का खबर आ रहा है वो एक तरीके से साइकोलॉजिकली यूक्रेनियन ट्रूप्स को रशियन ट्रूप्स के ऊपर बढ़ोतरी दे रहा है। ब्रिटिश मीडिया के रिपोर्टों में जबकि अप्रत्यक्ष रूप में ये भी दावा किया जा रहा है कि इस लड़ाई में अपर हैंड तो फिलहाल रशिया का ही है। फिलहाल तो दोस्तों खुल के कोई भी
भी देश ये स्वीकार नहीं कर रहा है कि इस लड़ाई में अपर हैंड अब तक रशिया का है, लेकिन वेस्ट के देशों के रिपोर्टों के मुताबिक जो हथियारों का जमावड़ा है उस मामले में फिलहाल रशिया वेस्ट के देशों की तुलना में आगे है, क्योंकि रशिया को अपने हथियारों के जमावड़ा खाली एक ही दिशा में मतलब पूर्व दिशा में ही करना पड़ा, जहाँ पे रशिया का बॉर्डर यूरोप के देशों के साथ और यूक्रेन के साथ मिलता है। ऊपर से यूक्रेन के मुकाबले में और वेस्ट यूरोप के देशों के मुकाबले में रशिया के हथियारों का जमावड़ा भी अधिक है और हथियारों के संख्या के साथ साथ ट्रूप्स की संख्या भी अधिक होने के कारण ब्रिटिश मीडिया का मानना है कि एटलीस्ट इस मामले में रशिया अपर हैंड रखा है। तो रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को जो शोल्डर फायर सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब FM-92 स्ट्रिंगर मिसाइलों का सप्लाई किया जा रहा था वो फिलहाल आउट ऑफ प्रोडक्शन है। मतलब अमेरिका इन मिसाइलों का प्रोडक्शन फिलहाल नहीं कर रहा है और इतने रफ्तार से इन मिसाइलों को रिप्लेस करना भी फिलहाल अमेरिका के लिए पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ इन मिसाइलों का प्रोडक्शन तो साल 1970 में ही शुरू हुआ था और इन मिसाइलों का जौहर भी पहली बार सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में ही देखने को मिला था। साल 1970 के बाद इन मिसाइलों के कई सारे अपग्रेडेड वर्जन का निर्माण किया गया है और अब फिलहाल अमेरिका के बेड़े में ऐसे कई हजार अपग्रेडेड स्ट्रिंगर मिसाइल है। दूसरी तरफ अमेरिका के जो अन्य और एक हथियार है जो रशिया के टैंकों को तबाह कर रहा है उसे लेके भी मीडिया में कई तरीके के रिपोर्ट आ रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि स्ट्रिंगर मिसाइल के अलावा अमेरिका यूक्रेन को FGM-148 जैवलिन मिसाइलों का भी सप्लाई कर रहा है, जो कि एक शोल्डर फायर या फिर यह तो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इन मिसाइलों को 1990 के दशक के मध्य में अमेरिकी बेड़े में ऑपरेशनलाइज किया गया था, जबकि अब तक इन मिसाइलों के करीबन 45,000 मिसाइलों को प्रोड्यूस किया गया है या फिर ऑर्डर दिया गया चुका है। साल 2019 में इन मिसाइलों के एक अपग्रेडेड वर्जन को निर्माण करने का भी कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका के तरफ से रेथियन और लॉकहीड मार्टिन कंपनी को दिया गया था, जिसके तहत 2100 एडवांस F मॉडल जैवलिन मिसाइलों को तैयार करना था, जो कि कई तरीके के आधुनिक फीचर से लैस होने वाला था, जिनमें ब्लास्ट फ्रैगमेंटेड और हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड के कॉम्बिनेशन से शुरू करके ऐसे अपग्रेडेशन भी था जो आर्मर्ड और सॉफ्ट अनआर्म्ड टारगेटों को भी तबाह करने का क्षमता रखे। जबकि F मॉडल के इन मिसाइलों को बेड़े में शामिल करने के बाद इससे भी हल्के वजन के G मॉडल के जैवलिन मिसाइलों का टेस्ट फिलहाल चल रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो अमेरिका के तरफ से जैवलिन मिसाइलों को साल 2050 तक इस्तेमाल करने का इरादा रखा जा रहा है, लेकिन फिलहाल टेस्टिंग और ट्रेनिंग के कारण अमेरिका सालाना काफी ऐसे मिसाइलों को खर्चा भी कर देता है। हालांकि आज के दिन भी अमेरिका के पास जैवलिन मिसाइलों के प्रोडक्शन को पुनर्जीवित करने का ताकत है, लेकिन हाल फिलहाल के सालों को अगर देखा जाए तो अमेरिका के तरफ से जैवलिन मिसाइलों के प्रोडक्शन को काफी कम कर दिया गया है। साल 1999 से लेके साल 2001 मतलब इन 3 सालों के दरमियान जहां पे अमेरिका के तरफ से 9,848 जैवलिन मिसाइलों को प्रोड्यूस किया गया था, तो वहीं पे पिछले 3 सालों के प्रोडक्शन रेटों को देखा जाए तो साल 2020 से लेके साल 2022 के दरमियान अमेरिका केवल मात्र 2037 ऐसे मिसाइलों का निर्माण किया है। इससे आप लोग समझ सकते होंगे कि फिलहाल के प्रोडक्शन दर में अमेरिका अगर इन मिसाइलों को प्रोड्यूस करता है तो ये यूक्रेन के आवश्यकताओं को आसानी से नहीं पूरा कर सकेगा। जबकि दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि यूक्रेन रोजाना 500 एंटी टैंक मिसाइल और शोल्डर फायर स्ट्रिंगर जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों रशिया की तरफ से अगर यूक्रेन के इस लड़ाई को लंबे खींचा जा रहा है तो एक तरीके से ये वेस्ट के देशों के हथियारों के जो भंडार है उसे भी धीरे धीरे खाली कर रहा है। जबकि इसका मतलब कतई ये नहीं है कि इस रशिया के हथियारों के भंडार जैसा कि तैसा है। रशिया का भी हथियार घटते जा रहा है, लेकिन रशिया एक बड़े देश होने के साथ साथ हथियारों के प्रोडक्शन के मामले में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे ताकतवर देश है बोल के डायरेक्टली उसके इस लड़ाई में हथियारों के भंडार यूक्रेन के जैसे इतने तेज रफ्तार में कभी खाली नहीं होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।